कमरे से बड़ी रसोई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अपने छोटे से मायके से आकर बड़े ससुराल में जाना पड़ रहा है। बस भगवान जी आप मेरा साथ देना, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँ। अरे बहू तू क्या सोच रही है, और तूने घूंघट क्यों करा है? चल कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुझे इस घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम दोनों बच्चे आराम करो। जी माँ जी। फिर बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कमरे में आते ही अनाज की बोरी से अंबिका फिसल जाती है। अंबिका तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, ये अनाज की बोरी यहीं पर रखी हुई है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ विवेक। लेकिन हमारे कमरे में दाल चावल की बोरी क्यों रखी है? दुल्हा दुल्हन के कमरे में भी कोई ये सामान रखता है क्या? अरे यार क्या बताऊं, हमारे घर में इतना अनाज भंडार है कि रसोई में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मेरे कमरे में भी रख दिया। ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं। और फिर अगले दिन नहा धोकर अंबिका, आज की पहली रसोई का खाना मैं बनाऊंगी, माँ जी भी उठ चुकी हैं। ये कहकर अंबिका अपने सास के कमरे में जाती है तो उसे वहां भी 2-3 गेहूं की बोरियां दिखाई देती हैं, जहां आसपास गेहूं भी बिखरा हुआ पड़ा था। और ऐसे ही अपने देवर और ननंद के कमरे में भी जाती है, वहां भी उसे 2 अनाज के कट्टे दिख जाते हैं। फिर वो रसोई में आती है, जहां बड़ी सी रसोई में सारा अनाज का भंडार, बोरियां, इतनी सारी सब्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखकर दम रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा था मेरी रसोई छोटी होगी, इसीलिए रसोई का सामान कमरे में है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, सबके कमरे में 2-3 अनाज की बोरियां पड़ी हैं। और रसोई, ये तो इतनी बड़ी होकर भी भरी हुई है। यहाँ का हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आया। फिर ऐसा कहकर अंबिका अपनी पहली रसोई करती है। बहू, तुम्हें खाना बनाने की कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे यहाँ हमारी रसोई इतनी बड़ी है कि कमरे छोटे पड़ जाते हैं। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बनाकर आ जाऊंगी। लेकिन माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रसोई इतनी बड़ी है, फिर भी सबके कमरे में अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं। ऐसा क्यों? कोई मेहमान आ गया तो खाएंगे पिएंगे कैसे? कौन लेने जाएगा? दोनों बेटे काम में व्यस्त होते हैं ना, और फिर राशन इतना आता है कि हम सामान लेकर भर देते हैं। ठीक है माँ जी। ये कहकर अंबिका पहली रसोई में छोले, पूरी, हलवा, खीर बनाकर ससुराल वालों को परोसती है। पर ससुर खाना देखते ही कहता है, बहू ये तूने क्या बनाया है? सिर्फ इतना सा खाना? अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो तूने सिर्फ 3-4 चीज क्यों बनाई है? कम से कम 7-8 चीज तो बनाती। जा कुछ और भी बना कर ले आ। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, रसोई में खाना और रखा है, ये कम नहीं पड़ेगा। बहू, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। हमारे घर में किसी भी टाइम 7-8 आइटम ही बनते हैं। ये नहीं कि 3 चीज बना दी काम खत्म। जा और भी चीज बना कर ला। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आता है। फिर भी वो रसोई में और पूरी, कचौड़ी, दाल मखनी, शाही पनीर बनने रख देती है। और तब तक ससुराल वाले खाना नहीं खाते। जब खाना आ जाता है उसके बाद खाना खाकर बहू को शगुन देते हैं। हे भगवान, इस रसोई को साफ करते करते और बची हुई सब्जी को दूसरे बर्तन में पलटकर मैं परेशान हो गई हूँ। इतनी बड़ी रसोई कौन बनाता है? और कमरे छोटे छोटे बना दिए हैं, जिसमें इस रसोई का ही सामान घुसेड़ दिया है। 1-2 पकवान में निपटारा नहीं हो रहा, 7-8 आइटम ढकोसना है। इससे अच्छा तो मेरा मायका है, जहाँ छोटी सी रसोई में ही एक हाथ मारते ही सब साफ हो जाया करता था। अरे मैं रसोई साफ करने आ ही रही थी, और अंबिका मैं बस हाथ धोने गई हूँ और तूने इतने में सब कुछ साफ कर दिया। क्या हुआ माँ, हम 2-3 लोग ही तो खाना खाते हैं, कितनी देर लगेगी एक जगह साफ करने में? झूठे बर्तन बाहर रख दिया और यहाँ पोंछा लगा दिया। तुझे इतने अच्छे से काम करता देख मुझे यकीन है तू अपने ससुराल को भी अच्छे से संभाल लेगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। घर छोड़ो, अब अपने कमरे में चली जाती हूँ मैं। 2 घंटे हो गए इसी रसोई में मुझे। ये कहकर अंबिका कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। अपने ससुराल वालों का खाने के तीनों टाइम अलग अलग पकवान बना बना कर परेशान हो जाती थी, और उसे भी ज्यादा झूठे बर्तन और रसोई को साफ करके परेशान होती थी। बहुत सफाई करने के बाद भी उसे किसी न किसी के कमरे में चूहे की कुतरे हुए अनाज की बोरी दिखती थी। कहीं से गेहूं निकल रहा होता तो कहीं से चावल या चीनी। इन्हीं को समेट कर अंबिका गुस्से में झाड़ू फेंक देती है। हद हो गई, मैं रोज रोज इस चीज को साफ करके परेशान हो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ भाभी, आप बहुत परेशान हैं। आपके आने से पहले ये काम मैं करती थी और बहुत परेशान होती थी। आप रेस्ट कर लीजिए। शुक्रिया अवनी, इस घर में तुमने तो मुझे समझा। अंबिका आराम करने चली जाती है और शाम को जब खाना बनाने जाती है तो अवनी अपने असाइनमेंट देखकर रो रही होती है। अवनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
हाँ, भाभी रोने ही तो क्या करूं। देखना आप, रात भर जाकर मैंने असाइनमेंट बनाया था और मैंने इसे रख दिया था, पर चूहों ने आकर सब बराबर कर दिया और ये सब माँ के कमरे में अनाज रखने की वजह से हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी। इस अनाज की वजह से तो मैं भी कई बार कमरे में गिरते गिरते बची हूँ। फिर अंबिका अपनी ननंद के साथ असाइनमेंट बनाने में हेल्प करती है कि कुछ देर बाद सास ससुर के खाने को लेकर आवाज आ जाती है। फिर से अंबिका को रसोई में 5-6 पकवान बनाने पड़ते हैं। यार कितना खाना बनाना पड़ता है, घर पर तो मैं झटपट से बना लिया करती थी। अरे अंबिका, 10 मिनट पहले ही मंगल बाजार गई थी और तूने इतनी जल्दी एक ही चूल्हे पर दाल चावल भी बना दिए। बड़ा तेजी से काम कर रही है। माँ, हम 3 लोग, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। एक ही पतीले में मैंने जुगाड़ से दाल चावल बनाने रख दिए थे और ऊपर प्लेट रख दी, जिससे खाना जल्दी बन गया और तैयार भी हो गया। सही है, ऐसे ही अपने ससुराल में भी काम करना, तेरी सास तुझसे बहुत खुश होगी। सबको खाना देने के बाद अंबिका कहती है, ये ऐसे लोग हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते इतना करने पर भी। लीजिए माँ जी, पापा जी, रवि तुम भी खाना खा लेना। मैं अवनी का खाना कमरे में ले जा रही हूँ, वो काम कर रही है। ठीक है भाभी। फिर अंबिका कमरे में जाकर अवनी को खाना खिलाती है, साथ ही उसका काम करने में मदद भी करवाती है। अगले दिन रवि अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, जहां उसके सारे कपड़े कमरे से बाहर एक कबर्ड में पड़े थे और वो उसे ढूंढ रहा था। अरे यार, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। न मेरी सॉक्स मिल रही है, न टाई और ना ही कोई रुमाल वगैरह। क्या करूं? इस बार गया मैं तो प्रमोशन तो छोड़ो, नौकरी भी गई समझो। क्या हुआ देवर जी, और आप कमरे से बाहर क्यों अपने कपड़े ढूंढ रहे हो? क्योंकि माँ ने मेरे कमरे में इतनी अनाज की बोरी रखी है कि मैंने डर के मारे कपड़ों को ही बाहर निकाल दिया और अब मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से लेट हो रहा है वो अलग। सच में इस चीज से तो मैं भी परेशान हूँ। ऐसा करो, तुम अपने भाई की टाई और जुराब ले लो, मैं इस अलमारी को लगा दूंगी। थैंक यू भाभी। अंबिका अपने देवर को अपने पति के जुराब, टाई, रुमाल देती है, जिसके बाद वो अपनी मीटिंग को टाइम पर अटेंड कर लेता है और अंबिका उसकी अलमारी को ठीक करती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नई साड़ी निकालने जाती है कि वो उसे भी कुतरी हुई मिलती है और गुस्से में अपने सास ससुर के पास जाकर वो कहती है, बस माँ जी, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह पाऊंगी। जहाँ देखो वहाँ दाल, चीनी, गेहूं, चावल ये सब पड़ा रहता है और चूहों ने तो आतंक मचा रखा है। देखिए, उन्होंने मेरी साड़ी को कुतर दिया, अवनी के इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को भी खराब कर दिया। आपकी इतनी बड़ी रसोई होने का क्या ही फायदा है? वहाँ पर भी सारा राशन भरा हुआ रहता है और सबके कमरे में भी राशन भरा हुआ रहता है। उल्टा काम कर रखा है आपने, और सबके कमरे छोटे हैं। आपको सोचना नहीं चाहिए इस बारे में? बताइए, आपने इस घर में सबसे बड़ी रसोई क्यों बनवाई है जब वहाँ सामान ही नहीं आ पाता? बहू, तेरे गुस्से को और तेरी परेशानी को मैं अच्छे से समझ रही हूँ, और जहाँ तक रसोई बड़े होने की बात है तो वो इसीलिए क्योंकि तेरे चाचा ताऊ पहले इसी घर में खाना खाते थे, इसीलिए बड़ी रसोई बनवाई थी। लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं। हमारा राशन भी बड़े फैमिली के हिसाब से आता है, जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अनाजों को इकट्ठा करके इधर उधर कमरों में रखना पड़ता है। लेकिन अब से मैं राशन लाना छोड़ दूंगी और जितना होगा कम ही मंगवाया करूंगी। माँ जी, मैंने इस तरीके से आपसे बात की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन राशन थोड़ा कम हो जाएगा ना तो ही सही रहेगा। अपने कमरे में कोई भी ठीक से नहीं रह पाता, आप भी नहीं रह पा रही होंगी। हम छत पर भंडार कक्ष बनवा लेते हैं, जहाँ सारा अनाज एक साथ रखा जाएगा, फिर किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तभी से छत पर एक बड़ा सा स्टोर रूम बनवा दिया जाता है, जहां घर का सारा अनाज रखा जाता है। सबको अपने कमरे में जगह भी मिल जाती है और अंबिका खुशी खुशी अपने ससुराल में ढंग से खाना भी बना पाती है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना कब मिलेगा? बेटा शांत हो जा, अभी थोड़ी देर में पापा आएंगे ना, वो कुछ न कुछ खाने को जरूर लाएंगे। माँ, इतने दिनों में बस आप यही बोल रही हो। 2 दिन से भूखा हूँ मैं, अब मुझसे और ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोनू उदास बैठा होता है कि तभी वहाँ उसके पिता आते हैं। पापा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। माँ कह रही है कि जब आप आओगे तो कुछ खाने के लिए लेकर आओगे। खाने के लिए लाए हो ना पापा? नहीं बेटा, आज भी कुछ नहीं मिला। कबाड़ी का काम बिल्कुल ठप हो रखा है, कहीं से कुछ भी नहीं मिल पा रहा। हर बार का यही है, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी को मेरी नहीं पड़ी। मुझे नहीं करनी किसी से बात, मैं जा रहा हूँ सोने। ये कैसा परिवार था जो खाने के लिए इतना तड़प रहा है? एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा। पूनम के परिवार की ऐसी क्या मजबूरी थी, जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सरिता अपनी बहू से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, खाने में बनाने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, घर में पूरा राशन खत्म है। मुझे तो नहीं लग रहा कि आज कुछ खाना बन पाएगा।
हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है हमें। बताओ, घर में 2 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं है और आज भी राशन खाली पड़ा है। माँ जी, क्या ही कर सकते हैं। अमित जी का भी काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। अगर उन पर दबाव बनाएंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। तभी अमित भी अपने काम के लिए जाने लगता है। सुनिए जी, दरअसल घर पर राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। आप कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम कर दीजिए। सोनू के स्कूल की फीस भी देनी है। उसे स्कूल में जाने नहीं दे रहे बिना फीस के। ठीक है पूनम, मैं कहीं से जुगाड़ करता हूँ। अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो ठीक है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, तू घर से ही इतना निराश होकर मत जाया कर। तू ये सोचकर जा कि कहीं ना कहीं से तो कुछ हो ही जाएगा। माँ, कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी खुद को उम्मीद दे दो, लेकिन होना वही है जो होगा। मैं इतने समय से कोशिश करता हूँ। हर रोज मेरा परिवार भूखा सो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी में तो हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ही है ना। आप चिंता मत कीजिए और काम पर जाइए। अमित वहां से काम पर चला जाता है। अपने घर की परेशानी देखकर पूनम को बहुत बुरा लगता है। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। अमित जी भी इतना परेशान रहते हैं और घर के हालात भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। भगवान, बस आज अमित जी को कुछ खाने को मिल जाए, वरना वो और उदास हो जाएंगे। शाम के समय जब अमित आता है तो खाली हाथ ही लौटता है। आज भी कुछ नहीं मिला। तुम लोग मेरे भरोसे मत रहो। मुझे नहीं लग रहा कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर भी पाऊंगा। अमित को इतना उदास पहली बार देखकर पूनम काफी परेशान हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसे तो हो गया। अमित जी का हौसला भी टूट रहा है और हमारे घर के हालात भी रोज बिगड़ रहे हैं। अब मुझे यही लगता है कि हमें भी कुछ न कुछ तो काम करना ही चाहिए। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों सास बहू करते ही क्या हैं घर पर। सरिता पूनम अगले दिन ही मार्केट जाती हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ फास्ट फूड की दुकानों पर ही भीड़ मिलती है। माँ जी, यहाँ तो बस फास्ट फूड की दुकानों पर ही भीड़ है। कहीं और भीड़ दिख ही नहीं रही है। और साफ पता चल रहा है कि अगर हम अपना काम शुरू करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा फास्ट फूड की चीजों में ही होगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है, लेकिन हम इसमें भी लोगों की सेहत नजरअंदाज नहीं करेंगे। गंदगी से कुछ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है माँ जी, हम आज ही मंडी चलते हैं। दोनों सास बहू मंडी जाती हैं, जहाँ सारी सब्जियां काफी ज्यादा महंगी थी, सिवाय आलू के। माँ जी, सारी सब्जियां तो हमारे बजट के बाहर हैं। हम बस आलू ही ले सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, वैसे भी आलू से काफी सारी चीज बनती है, तो क्यों ना हम आलू ही लेकर चलते हैं। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दोनों सास बहुएं शाम को आलू घर ले आती हैं। नहीं बेटा, ऐसे भूखे पेट मत सो। मैं अभी तेरे लिए आलू से कुछ बना देती हूँ। आलू जो काम के लिए लाई हूँ, उससे सब लोग आज कुछ खा ही लेंगे। ये आलू किस लिए और कैसा काम? माँ जी और मैंने सोचा है कि हम अब अपना काम करेंगे। मैंने अपने कान की बालियां बेच दी हैं। वैसे भी अगर परिवार भूखा सोई तो सोने की क्या ही अहमियत है। इसी के साथ अगले दिन सरिता और पूनम दोनों ही आलू लेकर अपनी रेडी लगाने लगती हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आसपास के लोगों से देखकर उन्हें चिली पोटैटो का आइडिया आता है। माँ जी, ये चिली पोटैटो तो मैं भी बना सकती हूँ। आपको पता है, मैंने मायके में काफी बार चिली पोटैटो बनाया है और मायके में सबको पसंद भी आते थे। फिर बहू तू इतना सोच क्यों रही है? अरे जब आलू हमारे पास है, रेडी हमारे पास है, तो हम क्यों ही देरी करें। चल आज से ही सास बहू के चिली पोटैटो बनाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाना शुरू करती हूँ। दोनों सास बहू चिली पोटैटो बनाकर बेचने लगती हैं, जो कि लोगों को पसंद भी आ रहा था। आओ, ठंड में गर्मा गर्म चिली पोटैटो खाओ। इतने बढ़िया चिली पोटैटो कहीं नहीं खाए होंगे। आओ आओ, गर्मा गर्म चिली पोटैटो खाओ। पूनम और सरिता इसी तरह अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अरे आंटी, आपके बने चिली पोटैटो तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैंने बहुत चिली पोटैटो खाई है, लेकिन आप कुछ अलग डालते हो क्या? कुछ अलग नहीं है, वैसे ही बनाते हैं जैसे सब बनाते हैं। बस हम साफ तेल का इस्तेमाल करते हैं। लोग उसी तेल में बनाते रहते हैं, इसीलिए उसका टेस्ट भी धीरे धीरे खराब होता रहता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कम पैसे में भी इतना अच्छा टेस्ट दे रही हैं, हेल्थ के लिए भी सोच रही हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत पसंद आया, और ऊपर से इतनी ठंड में। अब काम का कोई समय थोड़ी होता है, वो तो हर मौसम में ही करना पड़ता है ना। सास बहू के चिली पोटैटो काफी ज्यादा मशहूर होने लगे थे। आंटी, आप रोज शाम को ही यहाँ पर चिली पोटैटो क्यों बेचती हैं?
आपको पता है स्कूल से आकर मेरा बड़ा मन करता है खाने का, लेकिन यहाँ पर आपकी ये रेडी ही नहीं होती है। आप दिन में भी रेडी लगाया करिए ना। ठीक है बेटा, हमें नहीं पता था कि लोग दिन में भी खाना पसंद करते हैं। कल से हम सुबह सुबह यहाँ पर अपनी रेडी लगा दिया करेंगे। चलो कोई बात नहीं आंटी, अभी तो फिलहाल आप एक प्लेट चिली पोटैटो दे दो खाने के लिए और एक प्लेट पैक कर देना। पैक जो करोगे वो अभी मत करना, थोड़ी देर में करना जब मैं खा लूँगी, ताकि गर्मा गर्म मैं लेकर जाऊँ। ठंड में गर्मा गर्म चिली पोटैटो खाकर मज़ा ही आ जाता है। ठीक है। इसी के साथ दोनों सास बहू अब सुबह सुबह 10 बजे अपनी रेडी लगाना शुरू कर देती है। माँ जी, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है ऐसी ठंड में कोई सुबह सुबह हमारे यहाँ चिली पोटैटो खाने आएगा भी। बहू, हम तो बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। लोग आएंगे तो हमारी बिक्री होगी, लोग नहीं आएंगे तो हम उदास घर चले जाएंगे। हम अपनी मेहनत करना क्यों छोड़ें? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों सास बहू चिली पोटैटो बेचने लगती हैं। सुबह सुबह भी वहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है। अरे वाह आंटी, आप दोनों ने बहुत सही किया कि सुबह सुबह ही चिली पोटैटो की रेडी लगा ली। ठंड में ना जो गरम चीज मिल जाए वो बढ़िया लगती है, और ऊपर से चिली पोटैटो तो आए हाय, खाकर मजा ही आ जाएगा। लगा दूं फिर एक प्लेट? इसमें पूछने वाली क्या बात है, अरे लगा दीजिए एक प्लेट। मैंने कहा था ना बहू, हमें बस अपने काम और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। भगवान आगे का रास्ता खुद ही बना देते हैं। वाह, क्या चिली पोटैटो बनाए हैं आपने, बहुत ही बढ़िया है। रात के समय काम करके दोनों सास बहू घर जाती हैं तो वहाँ अमित उदास बैठा होता है। अमित जी, अब आप उदास मत होइए, हमारा काम अच्छा चल रहा है और वैसे भी हमारा अलग तो काम है नहीं। अब से आप भी हमारी मदद कीजिए। माँ जी और मैं सोच रहे थे कि हम अपनी दुकान खोल लेंगे। लेकिन ये तो सास बहू की चिली पोटैटो है ना, मैं अचानक से कैसे? अचानक से कैसे? क्या हम जो भी कर रहे हैं सबके लिए ही तो कर रहे हैं ना। वैसे भी हम दोनों सास बहू के लिए अकेले संभालना मुश्किल है, तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा कि तू भी हमारे साथ ही काम कर। ठीक है माँ, अगर आप दोनों को यही सही लगता है तो अब से मैं भी आपके साथ ही काम करूंगा। माँ, आपको सबको चिली पोटैटो बनाकर खिलाती हो, आज मुझे भी खिलाओ ना। हाँ बिल्कुल, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हम सब चिली पोटैटो खाएंगे। इसी के साथ सास बहू अब अपनी चिली पोटैटो की दुकान खोल लेती हैं, जो कि काफी अच्छी चलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी ठंड में रोज रोज चिली पोटैटो खाना पसंद है?